अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये आउटलाइन ऑफ टॉपिक्स में जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के टॉपिक्स हैं उनमें ये वाला हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, आपके कोर्स बुक में ये मुख्तलिफ नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दिए हुए हैं। इनके बारे में डिस्कस किया है कि हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे आर अफेक्टेड बाय हीट, और इनका कंपैरिजन थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि ग्रुप 1A और 2A एलिमेंट्स के जो नाइट्रेट्स हैं उनके दरमियान क्या डिफरेंस होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, और एंड में फिर कुछ आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इनके स्टेबिलिटी को, और वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप इनका ट्रेंड क्या होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ये वो कंपाउंड हैं, अगर किसी कंपाउंड में NO3 ग्रुप मौजूद है तो उसको हम कहते हैं कि ये नाइट्रेट है। ठीक है, और नाइट्रेट के ऊपर आपने याद रखना है इसके ऊपर चार्ज होता है -1। सिमिलरली अगर किसी कंपाउंड में CO3 ग्रुप है और उसके ऊपर चार्ज -2 है तो उसको हम कहते हैं कि ये कार्बोनेट है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या हैं? ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें HCO3 ग्रुप है और उसके ऊपर चार्ज -1 है, तो उनको हम कहते हैं कि ये इस मेटल के रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं। अच्छा, तो पहला हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को। सो लेट अस गो टुवर्ड्स इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट। ऑन नाइट्रेट, अच्छा, ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से अगर आप उसको स्टडी करें तो उसमें जो लिथियम नाइट्रेट है उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, और लिथियम के अलावा बाकी जितने भी नाइट्रेट्स हैं उनका बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, इनके नाइट्रेट्स को अगर हम लिखें देन वी विल गेट लिथियम नाइट्रेट as the first member is lithium, so the first nitrate is lithium nitrate. Then we have sodium nitrate and potassium nitrate. Next one is rubidium nitrate and the last one is cesium nitrate. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट नाइट्रेट्स हैं ग्रुप नंबर 1A के। इनके ऊपर हम इफेक्ट ऑफ हीट स्टडी करेंगे। तो पहला वाला जो है लिथियम नाइट्रेट, उसको अगर हीट अप किया जाए, ठीक है, लिथियम नाइट्रेट अपॉन हीटिंग इज डिकम्पोज्ड इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड nitrogen dioxide. Similarly, oxygen is formed. Here, for balancing the chemical reaction, we will write here 4, write here 2, and we will write here 4 with nitrogen dioxide. अच्छा, इसके अलावा जितने भी नाइट्रेट्स हैं ग्रुप नंबर 1A के, तो वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, पहला वाला जो एलिमेंट है वो क्या बना रहा है? इट फॉर्म लिथियम ऑक्साइड, मतलब कि हमारे पास लिथियम को, मतलब अगर आप ये लिथियम कंसीडर करें या जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं वो कंसीडर करें, तो वो डिकम्पोजिशन के ऊपर जब आप उनको हीट करते हैं तो उसके रिजल्ट से वी गेट ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लिथियम का बिहेवियर और जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स है, ग्रुप 2A एलिमेंट्स, इनका बिहेवियर सिमिलर होता है, और ये दोनों डिकम्पोजिशन के ऊपर ऑक्साइड्स बनाते हैं अपने रिस्पेक्टिव मेटल के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसके अलावा फ्रॉम सोडियम टू सीजियम जो नाइट्रेट्स हैं उनका बिहेवियर लिथियम से अलग होता है, और उनकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास क्या बनता है? वी गेट मेटल नाइट्राइड्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो व्हेन दिस मेटल्स ग्रुप 1A के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स, इसमें क्या आता है? इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू सीजियम. They upon decomposition give us metal nitride MnO2 plus oxygen is released. ठीक है, NO2 को कहा जाता है नाइट्राइड और N क्या है? वो रिस्पेक्टिव मेटल है, तो कोई भी आप इनमें से मेटल नाइट्रेट ले लें। ठीक है, इस हेयर वी राइट MnO3, तो ये हो गया मेटल नाइट्रेट। ये जब डिकम्पोज होगा तो उसके रिजल्ट से हमारे पास मेटल नाइट्राइड बनेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। दिस ट्रेंड इज फॉर दिस मैकेनिज्म इज फॉर द मेटल from sodium to cesium, while lithium and the elements of group 2A are when decomposed, they give us oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen.
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिथियम का बिहेवियर है इसके बारे में अक्सर एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप 1A में किसका बिहेवियर चेंज है और उसका बिहेवियर कौन से ग्रुप के साथ सिमिलर है। तो आपने बताना होता है कि लिथियम का बिहेवियर बाकी ग्रुप मेंबर्स से चेंज है और वो अपना बिहेवियर शो करता है विच इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट। अच्छा, अब अगर इनके ट्रेंड को देखा जाए, ट्रेंड ऑफ नाइट्रेट्स व्हेन दे आर हीटेड, तो इनका जो डिकम्पोजिशन ट्रेंड है उसको अगर आप देखें, so decomposition of nitrates become difficult as we go down the group. ये प्रोसेस जिसमें नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो रहे हैं ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन में, या जिसमें मेटल नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है मेटल नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में, तो देखो इसको हम हीट दे रहे हैं और हीट जो अमाउंट इनको रिक्वायर्ड है वो अलग है। ठीक है, जो ऊपर वाले हैं उनको कम हीट देनी होती है, नीचे वालों को हमें ज्यादा हीट देनी होती है। ज्यादा हीट के ऊपर उसकी डिकम्पोजिशन होती है, कम हीट के ऊपर उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती। ठीक है, तो अब ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट और ऑक्सीजन में, ये क्या है कि ये जब हम नीचे चलते जाते हैं तो ये हीट हमें ज्यादा देनी होती है, ऊपर वालों को हमें कम हीट देनी होती है, नीचे वालों को ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है। और इसका रीजन क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ द नाइट्रेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट increases down the group, so high temperature is required. ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं इन नाइट्रेट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल बनना शुरू हो जाते हैं। जितना ज्यादा ये स्टेबल होंगे उतना ही हम इसको ज्यादा हीट देंगे इन ऑर्डर टू डिकम्पोज देम। ठीक है, तो ये इनका ट्रेंड हो गया है। अब इसका रीजन क्या है, वाई देयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप और वाई वी नीड टू गिव देम हाई टेम्परेचर इन ऑर्डर टू डिकम्पोज देम, इसका रीजन हम एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्बोनेट्स को। सो द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट। अच्छा, कार्बोनेट्स जो है ग्रुप नंबर 1A के, इनको जब हम हीटअप करते हैं सो दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ग्रुप 1A के और जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं इनके कार्बोनेट्स, मतलब अगर ये मेटल कार्बोनेट्स के साथ मिले हुए हैं, जिस तरह सपोज अगर लिथियम के साथ कार्बोनेट मिला हुआ है तो हमारे पास क्या बनेगा, लिथियम कार्बोनेट। तो ये जितने भी इनमें कार्बोनेट्स हैं, चाहे ग्रुप 1A के हैं या ग्रुप 2A के हैं, इनको अगर हम हीटअप करते हैं तो इनके रिजल्ट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, वी गेट मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। ठीक है, ये इनका जनरल प्रोडक्ट है। अब इनका अगर देखा जाए ग्रुप 1A में अगर हम देखें तो पहला जो कार्बोनेट है इट इज लिथियम कार्बोनेट, then we have sodium carbonate, potassium carbonate, rubidium carbonate, and the last one is cesium carbonate. ठीक है, these are the different carbonates of group number 1। और ये सारे के सारे जब हम इनको हीट अप करेंगे तो इनका रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड बनेगा, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और इनका भी यही ट्रेंड है कि जब हम नीचे आते जाते हैं ग्रुप नंबर 1A में, ट्रेंड of carbonates of group number 1A ट्रेंड क्या है कि डिकम्पोजिशन ऑफ carbonates become difficult as we go down the group।
ठीक है, ग्रुप में जब हम नीचे जाएंगे तो इनकी डिकम्पोजिशन डिफिकल्ट होती जाती है। और वजह क्या है? बिकॉज गोइंग डाउन द ग्रुप जो कार्बोनेट्स हैं वो स्टेबल होते जाते हैं। सीजियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल देन रुबीडियम एंड रुबीडियम इज मोर स्टेबल देन पोटेशियम। सो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी देयर डिकम्पोजिशन बिकम डिफिकल्ट। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ठीक है, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी इसका रीजन है जिस वजह से हमारे कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन इनटू मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वो डिफिकल्ट होती जाती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर हीट का इफेक्ट। सो थर्ड इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, हाइड्रोजन कार्बोनेट वो कंपाउंड्स हैं जिनमें HCO3 ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए ट्रेंड ये है कि जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोजन कार्बोनेट दे आर मोर स्टेबल, एज वेल एज दे आल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ये सॉलिड फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रुप 1A के हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में भी इजीली मिल जाते हैं, बट दे डू डिकम्पोज ऑन हीटिंग। लेकिन अगर इनको हीट किया जाए तो इनकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। सो दे डू डिकम्पोज ऑन हीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट देखें तो वो कैसे होगा? NaHCO3। तो इनको अगर हम हीट अप करेंगे देन वी विल गेट इट्स रिस्पेक्टिव कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमें मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे अगर हम ग्रुप 1A एलिमेंट्स का कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको हीट अप करेंगे तो उसके रिजल्ट से वी विल गेट 3 थिंग्स। वन विल बी देयर रिस्पेक्टिव कार्बोनेट, second carbon dioxide gas is released and water is formed। अच्छा, अब अगर हम ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को देखें, ग्रुप 2A एलिमेंट्स उनके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं दे आर अनस्टेबल टू हीट and they only exist in solution। ग्रुप 1A के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ग्रुप 2A के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ सोल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको भी अगर हीटअप किया जाए, लाइक इफ वी हैव ग्रुप 2A का एलिमेंट है कैल्शियम, तो अगर हम कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें तो इसको अगर हम हीटअप करेंगे तो हीटअप के रिजल्ट से जिस तरह जनरल इनका प्रोडक्ट क्या है, वी गेट कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यही 2 चीजें हमें मिलेंगी और साथ में कार्बोनेट मिलेगा उसी रिस्पेक्टिव मेटल का। तो यहाँ पे हमारा मेटल क्या है? कैल्शियम है। सो वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो जब भी आप हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हीट करेंगे यू विल गेट देयर रिस्पेक्टिव कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हो गया है इनका प्रोडक्ट। अच्छा, बाकी अगर इनके ट्रेंड को आप देखें तो ट्रेंड वही है जो कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स के लिए ट्रेंड है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के लिए भी वही ट्रेंड है। इट मीन्स के डिकम्पोजिशन of hydrogen carbonate become difficult as we go down the group। ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे चलते जाते हैं इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करना मुश्किल हो जाता है और इसका रीजन क्या है? बिकॉज देयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, बिकॉज गोइंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, सो दैट्स व्हाई देयर डिकम्पोजिशन रिक्वायर मोर हीट,
ठीक है, ये हो गया है डिकम्पोजिशन ट्रेंड फॉर हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सो अब तीनों में हमने पढ़ लिया है कि चाहे ये कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं या नाइट्रेट्स हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और इनकी जो डिकम्पोजिशन है वो डिफिकल्ट होती जाती है। अब हम उसका रीजन देखेंगे कि नीचे जाते हुए इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्यों बढ़ती है और उनको डिकम्पोज करना क्यों मुश्किल होता है। ठीक है, ओके, तो पहले तो इसका जो रीजन चूंकि पोलराइजेबिलिटी है, तो यू शुड नो कि व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या चीज है? दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द एनाइन to become polarized by the cation is known as polarizability। ठीक है, किसी एनाइन की ये एबिलिटी कि वो पोलराइज हो जाए, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द केटाइन। इस एबिलिटी को हम कहते हैं कि ये पोलराइजेबिलिटी है। और पोलराइजिंग पावर क्या होता है, ये भी इसमें यूज होगा। सो पोलराइजिंग पावर इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ अ केटाइन to distort an anion is known as polarizing power, called polarizing power। ठीक है, किसी केटाइन की ये एबिलिटी कि वो एनाइन को डिस्टॉर्ट करे, इस एबिलिटी को हम कहते हैं कि ये इस केटाइन का पोलराइजिंग पावर है। और किसी एनाइन की ये टेंडेंसी कि वो पोलराइज्ड हो जाए केटाइन से, इसको हम कहते हैं कि ये इसकी पोलराइजेबिलिटी है। अच्छा, अब चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो अब हम देखेंगे कि इनमें पोलराइजेबिलिटी कैसे होती है, कौन सा ज्यादा पोलराइजेबल है, कौन सा ज्यादा डिस्टॉर्ट होता है, कौन सा ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होता है। अच्छा, अगर हम किसी मेटल कार्बोनेट को सपोज ले लेते हैं, तो मेटल कार्बोनेट में वी हैव टू पार्ट्स। अगर हमने सपोज ले लिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, तो कैल्शियम जो है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जो कार्बोनेट है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? इट विल हैव नेगेटिव चार्ज। तो अब ये जो कैल्शियम पॉजिटिव है, दिस इज ओवर केटाइन, एंड कार्बोनेट विद नेगेटिव चार्ज इज ओवर एनाइन। अब कैल्शियम क्या करेगा? जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है, दिस डिस्टॉर्ट्स द शेप ऑफ कार्बोनेट आयन। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो केटाइन मौजूद है, क्योंकि चाहे वो नाइट्राइट हो, नाइट्रेट्स हो, कार्बोनेट्स हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, सब में केटाइन भी है, एनाइन भी है। ठीक है, सो इन सब में अब हमें देखना होगा कि केटाइन की टेंडेंसी क्या है, वो एनाइन को कितना डिस्टॉर्ट कर सकता है। जो ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा तो उसको हम कहेंगे कि इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जो ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि इसकी पोलराइजिंग एबिलिटी कम है। अच्छा, अब इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो स्मॉल आयंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो आयंस हैं उनकी साइज भी इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करेंगे तो उनमें भी साइज का डिफरेंस है। अगर हम सपोज ग्रुप 1A को ही कंसीडर कर लें तो जो ऊपर वाले केटाइंस हैं उनका साइज छोटा है, और जैसे जैसे हम नीचे चलते जाते हैं केटाइन का जो साइज है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, because the number of shell increases, so that's why while going down the group 1A elements the cation size is increased। इसके अलावा अगर आप ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो इसमें जो 1A और 2A है उसमें बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस आता है। ठीक है, सो सपोज दिस इज ग्रुप 1A और ये ग्रुप 2A है, तो जो करस्पॉन्डिंग उसके साथ नियर मतलब नेबरिंग एटम है उसका केटाइन साइज में छोटा होता है ग्रुप 2A का, और जो ग्रुप 1A है उसका साइज बड़ा होता है। इसी तरह अगर हम थर्ड में जाएंगे तो उसमें भी यही डिफरेंस होगा।
फर्स्ट पीरियड में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, हर एक पीरियड में जो पहला वाला है ग्रुप 1A का, उसका केटाइन लार्जर इन साइज होता है, ग्रुप 2A का केटाइन स्मॉलर इन साइज होता है। इसी तरह वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, ऊपर वाले जो है उनका साइज छोटा है, नीचे वालों का साइज बड़ा होता है। अब जो छोटे साइज वाले हैं उनकी टेंडेंसी अलग होती है, बड़े साइज वाले की टेंडेंसी अलग होती है। उनको पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो नाइट्रेट कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं उनके ऊपर हीट का इफेक्ट और उनकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। ओके, सो जो स्मॉल आयंस हैं, ठीक है, स्मॉल आयन they have large charge density, इनके ऊपर चार्ज डेंसिटी यूजुअली ज्यादा होती है, और जिनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो they have more distorting effect, they have more distorting effect on negative ions। इसी तरह जो लार्ज साइज के केटाइंस होंगे, लार्ज आयंस, सपोज ये हमने ले लिया है विद पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो कम है, दिस हैज लेस चार्ज डेंसिटी, एंड वो तमाम केटाइंस जिनकी चार्ज डेंसिटी कम होगी उनका डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट कम होगा, दे हैव लेस डिस्टॉर्टिंग effect on negative ions। अच्छा, अब जो स्मॉल आयंस हैं, बिकॉज उनका साइज कम है, उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो इट मीन्स कि वो इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं। अगर वो दूसरे को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेंगे, मतलब उसको डिशेप करेंगे, उसके शेप को चेंज करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दूसरे को वो इजीली डिकम्पोज हो सकता है, और अगर वो इजीली डिकम्पोज हो सकता है तो इट मीन्स कि हमें कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, सो लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। सो इन केस ऑफ स्मॉल आयंस they are easily decomposed because they have the tendency of more distorting effect, so they will be easily decomposed। ठीक है, अगर वो easily decompose होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि less temperature is required for their decomposition, less temperature is required, while in case of larger ions because they have less charge density, so it means that they have less distorting effect, और इसका क्या मतलब है कि they are not easily decomposed, क्योंकि वो डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते दूसरे को, तो इसका क्या मतलब है कि वो इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकते, और अगर वो इजीली डिकम्पोज नहीं हो रहे तो हमें ज्यादा टेम्परेचर उसको देनी होगी इन ऑर्डर टू डिकम्पोज देम, सो मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आपने सिर्फ इस बात को समझना है, इसके बाद आपने बस सिर्फ देखना है कि वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप आयंस की जो साइज है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली इन ग्रुप 1A और 2 किसकी साइज ज्यादा है, किसका साइज कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि उसकी डिकम्पोजिशन मतलब फास्ट है या हमें ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम देखें ग्रुप नंबर 1A में हमने जितने भी कार्बोनेट्स पढ़े या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या नाइट्रेट्स पढ़े, उसमें हमने ये पढ़ा कि जो उनके रिस्पेक्टिव मेटल्स हैं ऊपर वालों का साइज छोटा होता है, और जैसे जैसे हम नीचे चलते आते हैं तो उनका साइज इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो अब ऊपर वाले देखें, दे आर स्मॉलर इन साइज। स्मॉल इन साइज का क्या मतलब है कि उनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी के ज्यादा होने का मतलब ये है कि अगर हम ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को देखेंगे तो दे ऑल कैरी पॉजिटिव 1 चार्ज, लेकिन जो ऊपर वाले हैं उनके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज कंसंट्रेटेड है, एक स्मॉल एरिया के ऊपर है, जबकि नीचे वाले में पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 चार्ज वो एक ज्यादा एरिया के ऊपर है। तो अगर कोई ऐसा आयन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक कम एरिया के ऊपर कंसंट्रेटेड है तो हम कहते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन अगर वो ज्यादा वॉल्यूम के ऊपर फैला हुआ है सो इट मीन्स कि उसकी चार्ज डेंसिटी कम है।
तो जितने भी नाइट्रेट्स हैं, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, चूंकि उनमें मेटल का जो साइज है ऊपर वाले में कम होता है, स्मॉल के टाइम्स उसमें मौजूद हैं, तो उनका डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और जब डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो वो इजीली डिकम्पोज होंगे, और एज अ रिजल्ट उनको हमें लेस टेम्परेचर देना होगा। और अगर हम लेस टेम्परेचर दे रहे हैं तो इट मीन्स कि उसकी स्टेबिलिटी कम है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो जो केटाइन है उनका साइज इंक्रीज होता है, चार्ज डेंसिटी उनकी कम हो रही है, उनका जो डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट है वो कम हो रहा है नेगेटिव आयंस के साथ, जो उसके साथ नेगेटिव आयन है उसके ऊपर डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट इसका कम हो रहा है, बॉडी शेप नहीं हो रहा है। तो उसके रिजल्ट से क्या होगा कि हमें ज्यादा टेम्परेचर देना होगा इन ऑर्डर टू डिकम्पोज देम। ठीक है, तो ये पोलराइजेबिलिटी का इफेक्ट हो गया है अपॉन डिकम्पोजिशन, कि अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, अगर पोलराइजेबिलिटी कम है तो मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। अच्छा, इस सारे लेक्चर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वो क्या है कि की पॉइंट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम अपने पूरे लेक्चर के। इस पूरे लेक्चर के की पॉइंट्स ये है कि नाइट्रेट्स की जब आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो वी गेट नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह दूसरा की पॉइंट क्या है कि कार्बोनेट्स जितने भी हैं उनको जब हम हीट करते हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन के रिजल्ट से वी गेट ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली इन केस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट जब उनको हम हीट अप करते हैं तो उसके रिजल्ट से we get carbonates plus carbon dioxide plus water। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं 3 की पॉइंट्स। इसके अलावा की पॉइंट क्या है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट नाइट्रेट and hydrogen carbonate increases down the group। ठीक है, तीनों के केस में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट क्या है कि ग्रुप 1A के जो कार्बोनेट्स हैं, नाइट्रेट्स है और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, दे आर मोर स्टेबल, दे आर थर्मली more stable than group 2A carbonates, nitrates and hydrogen carbonates। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे की पॉइंट्स और यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम फ्लेम टेस्ट और जो रिस्पेक्टिव जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं वो अपॉन हीटिंग क्या बिहेवियर शो करते हैं ये हम स्टडी करेंगे।